Hello students, my name is Gargi and in this video lecture, in this one short video, we are going to revise 3 chapters today, okay? 2 chapters and 1 poem. First is our Mitchell the Otter. Second is the book that saved the earth from our supplementary reader, and the last one, the poem, that is Fog, okay? So let's start with Mitchell the Otter. Maxwell traveled to South Iraq in 1956, okay? So there is this character we have, that is Maxwell, okay? And he traveled to South Iraq in 1956. He decided to keep an otter as a pet. अब उसने क्या डिसाइड किया कि वो एक ऑटर को एज अ पेट रखेगा, विच इज बिट अनयूजुअल, क्योंकि ऑटर्स को पेट नहीं रखा जाता है, ज़्यादातर हम डॉग्स या कैट्स तक ही रहते हैं. बट ही डिसाइडेड टू हैव एन ऑटर एज अ पेट. एज हिज नेटिव प्लेस ऑफ लिविंग California had much water around, so an otter was suitable for the experiment. Okay, so California जहाँ पे वो रह रहा था, it had a lot of water around. तो उसने सोचा कि for this experiment this place is perfect, क्योंकि otters अर्थ पे भी रह जाते हैं, लैंड पे भी रह जाते हैं और वाटर में भी रह जाते हैं. So he thought that कि ये जो प्लेस है ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए परफेक्ट है. When Maxwell mentioned about his wish to keep an otter as a pet to his friend, he suggested him to take an otter from Tigris marshes as they are quite common there. तो उसके फ्रेंड को जब उसने बताया इस बारे में, तो he told him कि वो टिग्रिस मार्शेस से जाकर एक ऑटर लिया है, क्योंकि वहाँ पे वो बहुत कॉमन है और जहाँ पे कॉमन है वहाँ पे वो इजीली मिल जाएगा. तो his friend suggested that to him, and after that they were going to Basra to collect their mails. The mails of his friends reached, but his mail did not arrive. Okay, तो वो जब मेल लेने जा रहे थे अपना, जो उनके लेटर वगैरह कुछ भी आए होंगे, बट उसके फ्रेंड के तो मेल आ गए, बट उसका मेल नहीं आया. Maxwell sent a telegram to England as his mail had not arrived. For 3 days, there was no reply. He tried to make a phone call, but due to some problems, he was not able to get through. Finally, after 5 days, his mail arrived. तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है जब उसका मेल नहीं आता है. तो ही राइट्स अ लेटर, वो मेल लिखता है, एक फ़ोन कॉल करता है, बट काफ़ी टाइम तक उसका मेल नहीं आता है. एंड आफ्टर 5 days फाइनली उसका मेल उसे मिल जाता है. So once his mail arrived, he went to his room to read it. There he saw 2 Arabs with an otter. They told that it was for him. तो जब उसका मेल आता है तो वो क्या देखता है कि he saw 2 Arabs. वो 2 Arabs उसे दिखते हैं with an otter. किसके साथ? एक ऑटर के साथ उसको 2 Arabs दिखते हैं, और वो क्या बोलते हैं कि ये जो ऑटर है वो किसके लिए है? आपके लिए है. The otter changed the life of Maxwell. Now that little animal, he changed Maxwell's life. अब वो कैसे उसकी लाइफ को उसने चेंज कर दिया? The otter came on to the tiled floor from the sack. Sack is what? Bag here. Sack मतलब बैग में से वो निकल के आया. At once it appeared like a small dragon. From head to tail his body was coated with mud. वो जब बैग से निकल के आया, जब वो सैक से निकल के आया, तो कैसा लगा एकदम से कि जैसे तो कोई ड्रैगन हो छोटा सा. एंड हिज बॉडी वॉज कवर्ड विद मड. मिट्टी से उसकी बॉडी, कीचड़ से किससे कवर्ड थी उसकी बॉडी. इन बिटवीन द मड अ वेलवेट फर लाइक क्रीचर रिजेंबलिंग अ चॉकलेट ब्राउन मोल अपीयर्ड. उसके ऊपर कैसा था? वेलवेट सा फर था. एनिमल है तो फर होगा, तो उस पे वेलवेट एक फर था जो रिजेंबलिंग अ चॉकलेट ब्राउन मोल अपीयर्ड. ठीक है. देयर वॉज अ लॉट ऑफ डस्ट ऑन हिज बॉडी. बहुत ज्यादा डस्ट थी, ऑफकोर्स मड भी था उस पर, बहुत ज्यादा डस्ट थी उसकी बॉडी पे. इट टुक मैक्सवेल अ मंथ्स टाइम टू रिमूव ऑल द डस्ट फ्रॉम हिज बॉडी. और उसे पूरा 1 महीना लग गया उसकी पूरी बॉडी से वो डस्ट और जो मड से वो कवर्ड था वो सब क्लीन करने में. उसे पूरा 1 महीना लग गया. मैक्सवेल नेम्ड द ऑटर एज मिचबिल. क्या नाम रखा उसने? मिचबिल, जैसा कि हमारे चैप्टर का नेम है मिचबिल द ऑटर. इन शॉर्ट ही वॉज कॉल्ड मिच. क्या बुलाता था उसको शॉर्ट में? मिच बुलाता था. फॉर द फर्स्ट 24 hours the otter was neither unfriendly nor friendly.
He was aloof and indifferent. He kept on sleeping on the floor far from the bed. The second night he came onto Maxwell's bed and slept in the crook of his knees. Okay, जो फर्स्ट जो 24 आवर्स थे उसमें ना तो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली था ना बहुत अनफ्रेंडली था. ही वॉज ओके, क्योंकि नई नई जगह थी तो उसको फेमिलियर होने में थोड़ा सा टाइम लगा. ठीक है, तो ना तो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो रहा था और ना ही बहुत अनफ्रेंडली था. ऐसा नहीं था बिल्कुल रिएक्ट ही नहीं कर रहा हो. तो ही वॉज ओके. एंड आफ्टर दैट द सेकेंड नाइट, फर्स्ट नाइट तो वो कहाँ सोया था? ऑन द फ्लोर फार फ्रॉम द बेड. फ्लोर पे सोया था, बेड से थोड़ा सा दूर. लेकिन सेकेंड नाइट पे ही केम ऑन टू मैक्सिस बेड. मैक्स के बेड पे आया वो, एंड उसकी जो नीज की जो क्रैक था उसमें वो जाके थोड़ा सा अपने आप को कंफर्टेबल बना के वो वहां पे सो गया. In the day he kept a keen interest in his surroundings. Maxwell made a body belt for him. The otter liked playing in the water in the bathroom. Okay, so अब दिन भर में तो वो क्या करता था? बहुत ज़्यादा ध्यान रखता था अपने आसपास की चीज़ों का कि क्या चल रहा है. और उसके लिए क्या कर रहा? मैक्सवेल ने एक बॉडी बेल्ट बना दिया, राइट, लाइक टू होल्ड हिज बॉडी. ऐसी बेल्ट बना दी जो उसकी बॉडी को पकड़ के रखे. एंड ऑटर लाइक्ड प्लेइंग इन द वाटर. पानी में, जो बाथरूम में जो पानी होता था उसमें खेलना उसको बड़ा पसंद था. 2 days later, Mitchell escaped from Maxwell's bedroom. He went to the bathroom. He entered the bathtub and turned the tap on with his paws within minutes. Okay, so what Mitchell did? रूम से भाग के बाथरूम में गया, अपने आप टैप ओपन किया और वहां पे पानी के साथ खेलने लग गया. Within a very less time, he became very friendly. He followed Maxwell when he called his name. He spent most of his time in playing with the rubber ball. He played it like a soccer ball. His favorite toys were the marbles. तो उसको उसकी बॉल बहुत पसंद थी और उसे मार्बल्स से खेलना भी बहुत पसंद था. तो कुछ टाइम में वो फ्रेंडली हो गया और इन सारी चीज़ों के साथ उसे खेलना बहुत पसंद था. उसके टॉयज थे ये सब. Days passed peacefully at Basra. Maxwell had a fear of transporting Mitchell to England. Now Maxwell had to go to England. और अब उसको डर था कि वो मिचबेल को कैसे लेके जाएगा अपने साथ इंग्लैंड तक. And then to California. The British Airlines would not fly animals. He booked a flight to Paris and then from there to London. The airlines told him to pack Mitchell in a box. He made a box for Mitchell. He put him inside the box before the flight so that he becomes habitual to it. Then Maxwell went to have lunch. Okay, so अब British Airlines जो थी वो directly animals को travel नहीं करवाती थी. तो what he did was उसने पेरिस की फ्लाइट बुक की और वहां से लंदन के लिए फ्लाइट बुक की. तो उन्होंने कहा कि पैक हिम इन अ बॉक्स. एक छोटे से बॉक्स में इसको पैक करके लेके आना. तो फ्लाइट में तो नहीं ले जा सकते, फ्लाइट में लेके जाएंगे तो अलग रखेंगे, तो इसको बॉक्स में लेके आना है. तो ही थॉट कि इसको पहले से अगर इसमें रख के ले जाएंगे तो ये थोड़ा सा हैबिचुअल हो जाएगा इसका, तो इट विल बी इजियर फॉर हिम टू ट्रैवल. ठीक है, तो उसने उसको उस बॉक्स में रखा एंड ही वेंट टू हैव लंच. When Maxwell came back after some time, he was shocked to see a complete silence from the box. Blood was coming out from the air holes. He opened the box. He saw Mitchell covered with blood. Only 10 minutes were left for the flight and the airport was 5 miles away. He kept Mitchell inside the box and held the lid with his hands. So when he came back, he saw that बॉक्स में से बिल्कुल आवाज नहीं आ रही, एकदम शांति हो चुकी है. एंड जो एयर होल्स उसने बनाए थे उसको ब्रीथ करने के लिए, उसके लिए ब्रीथ करने के लिए हेल्प के लिए जो उसने एयर होल्स बनाए थे बॉक्स में, उसमें से खून बह रहा था. एंड ही गॉट वेरी स्केर्ड बिकॉज आवाज भी नहीं आ रही थी कुछ. एंड व्हेन ही सॉ दैट he opened the box and saw Mitchell covered with blood. Mitchell क्या था, पूरी तरह ब्लड से कवर हो रहा था. ठीक है, और फ्लाइट के लिए सिर्फ 10 मिनट्स बचे थे और एयरपोर्ट तक भी जाना था. तो उसने क्या किया, Mitchell inside the box, Mitchell बॉक्स में ही था and he held the lid with his hand. और जो लिड थी, जो उसको पकड़ने के लिए था, बॉक्स को पकड़ने के लिए जो हेल्प के लिए था, उसको पकड़ के वो चल दिया वहां से. Maxwell sat in the car with the box beside him. The driver drove the car very fast. Just when the aircraft was about to take off, he was rushed through to it by the angry officials at the airport. अब
फ्लाइट टेक ऑफ करने ही वाली थी जब वो वहां पहुंच गया। एंड द ऑफिशियल्स वर वेरी एंग्री, क्योंकि सिर्फ एक पर्सन के लिए उन्हें बहुत से अरेंजमेंट्स वापस से करने पड़े, बट ही मेड इट टू द फ्लाइट। Maxwell had booked the front seat for him. He covered the floor around his seat with newspapers. He gave the parcel of fish to the air hostess for the order. She suggested him to keep the order on his knees. तो उसने फ्रंट वाली सीट जो थी उसके लिए बुक की थी ताकि वो उस पर बिठा के उसको ले जा सके। तो उसने एक पार्सल था, छोटा सा पैकेट था फिश का जो उसके लिए ऑर्डर के लिए वो लेके आया था मिचबिल के लिए, तो वो उसने एयर होस्टेस को दिया और एयर होस्टेस सजेस्टेड कि आप उसको अपनी नीज के पास अपने ही पास रख लो, इट विल बी बेटर। मिचबिल वाज आउट ऑफ द बॉक्स एट वंस। He disappeared in the aircraft. There was a woman shouting a rat in fear. अब मिचबिल क्या हुआ, बॉक्स से बाहर निकल के भाग गया और वो फिर मिला ही नहीं, ठीक है। तो एक वुमेन थी वहां पे, उसने उसको देखा होगा, तो शी स्टार्टेड शाउटिंग अ रैट, क्योंकि उसे समझ में नहीं आया कि ऑटर है या रैट है। Maxwell tried to catch the order, but he failed. The air hostess told him to be seated and said that she would find the order for him. Very soon the order came near Maxwell and climbed on his knees. He started rubbing his face and neck with his nose. So जैसे तैसे वो उसको ढूंढा गया, पर वो मिला नहीं। मैक्सवेल ने ट्राई किया बहुत ढूंढने के लिए, तो एयर होस्टेस ने कहा आप बैठ जाओ, I'll do it for you, I'll find your order for you, but उसे भी नहीं मिला और ऑर्डर अपने आप मिचबिल अपने आप उसके पास आया। He sat on his lap और वो उसको affectionately he started rubbing his nose on him. Maxwell remained in London for almost a month. Mitchell kept on playing with ping pong balls, marbles, rubber fruits and a terrapin shell that Maxwell had bought from the marshes. तो Maxwell around 1 month तक वहाँ पे लंदन में रहा और मिचबिल वैसे ही जैसे वो अपने टॉयज के साथ खेलता था वैसे ही खेलता रहा। Maxwell exercised Mitchell on a lead on the street. Mitchell quickly developed certain habits during the walk on London streets. अब वो Maxwell क्या था, उसको walk के लिए लेके जाता था, तो during those walks Mitchell ने कुछ certain habits develop कर ली थी। There was a primary school opposite to Maxwell's house. He would take Maxwell near the outer wall of it, which was some 2 feet high. He would then gallop on to this. This distracted the students and the staff. The people in London were not able to recognize the otter and made wild guesses. तो जब वो लोग वहाँ पे उसको देखते थे मिचबिल को, तो उन्हें समझ में नहीं आता था कि क्या है, ठीक है, और फिर वो लोग अपने ही गेसेस करते रहते थे कि हो सकता है ये होगा, हो सकता है वो होगा। तो it was very strange for them and somehow funny. Okay, so this was the summary of the chapter. Let's do the question answers type A, extract based questions जो कि होंगे 1 mark each, 5 questions आएंगे। Okay, so extract is early in the new year of 1956 I traveled to southern Iraq. By then it had crossed my mind that I should like to keep an otter instead of a dog, and then California, ringed by water a stone's throw from its door, would be an eminently suitable spot for this experiment. तो फर्स्ट फ्यू लाइंस है चैप्टर की, जैसे कि हमने समरी में भी पढ़ा था कि जो ऑथर होता है मैक्सवेल, वो कहाँ ट्रैवल करता है, सदर्न इराक में, एंड ही डिसाइड्स कि मैं एक ऑटर को एज अ पेट रखूंगा, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज वेयर डिड द राइटर गो, राइटर कहाँ गया था, ही ट्रैवल टू सदर्न इराक एज वी नो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट एक्सपेरिमेंट डिड मैक्सवेल थिंक कैलिफोर्निया वुड बी सुटेबल फॉर, क्या एक्सपेरिमेंट था वो पर्टिकुलर एक जो उसको लगा था कि आई शुड कीप एन ऑटर एज अ पेट, क्योंकि वहां पे वाटर बहुत है ऑब्वियसली। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट व्हिच मींस फेमस एंड रिस्पेक्टेड, फेमस एंड रिस्पेक्टेड मतलब क्या वर्ड होगा, एमिनेंट, हमारे पैसेज में से हमको पता है इट वुड बी एमिनेंटली सुटेबल, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, फेमस एंड respected. Next is the author wanted to keep an otter instead of a dog. क्या बोला था उसने कि instead of a dog I'll be keeping an otter as a pet.
व्हेन डिड द ऑथर ट्रैवल, कब ट्रैवल किया था ऑथर ने? इन 1956. सारी डिटेल्स हमको एक्सट्रैक्ट में मिल जाएंगी, बस हमको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, वेरी इजी, ठीक है, वेरी इजी, 5 मार्क्स यू विल गेट फॉर दैट, क्योंकि सब कुछ यहाँ पे ऑलरेडी है, बस आपको ढूंढना जरूरी है आपको, ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज टाइप बी विच कैरीज 3 मार्क्स ईच। तो 40 to 50 वर्ड्स में हमें आंसर को खत्म करना है, जस्ट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड ट्राई टू राइट द आंसर ऑन पॉइंट, ठीक है, ज्यादा इधर उधर का बात नहीं करना है, ऑन पॉइंट आंसर देना है। What game did Mitchell invent? Mitchell discovered that if he placed the ball on the high end of the damaged suitcase, it would run down the length of the suitcase. तो क्या गेम बना लिया था उसने कि अगर वो सूटकेस के ऊपर, जो डैमेज सूटकेस उसके ऊपर अगर बॉल को रखेगा तो बॉल वो लेंथ जो है सूटकेस की वो ट्रैवल करती हुई नीचे आ जाएगी. He would dash around to the other end to ambush its arrival, hide from it, crouching to spring up and take it by surprise, grab it and trot off with it to the high end once more. वो क्या करता था, जैसे वो नीचे आती थी उसके नीचे आने से पहले, उसके अराइवल से पहले उसको वहां से हटा देता था, फिर उसे खेलता हुआ वापस से उसको वहीं रख देता था. तो उसने एक ये साइकिल को गेम बना लिया था, ठीक है. Why did Maxwell put the order back in the box? How do you think he felt when he did this? Okay, so Maxwell was getting late for the flight. अब जब उसने देखा कि ऑर्डर वो पूरा ब्लड में, बट फिर भी उसने उसको बॉक्स में डाल दिया, और उसको कैसा फील हो रहा होगा उस टाइम पे. तो मैक्सवेल एक तो ऑलरेडी फ्लाइट के लिए लेट हो रहा था. देयर वर ओनली 10 minutes लेफ्ट फॉर द फ्लाइट टू टेक ऑफ एंड द एयरपोर्ट वाज 5 miles अवे. 5 माइल तो एयरपोर्ट दूर था, तो टाइम भी लगता जाने में. Hence he had to put the order back into the box. He felt bad about doing so, but he had no other option. उसको बुरा तो लग रहा था कि वो इस कंडीशन में भी मिचबेल को वापस बॉक्स में डाल रहा है, बट ही हैड नो अदर ऑप्शन. उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि फ्लाइट तो पकड़ना वाज वेरी इंपॉर्टेंट है ना. तो ही फेल्ट बैड बट ही हैड टू डू इट. ओके, टाइप डी, लॉन्ग आंसर्स. क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डिड द ऑथर मेक अरेंजमेंट्स फॉर द ट्रांसपोर्टिंग his order to London? अभी मिचबेल को लंदन ले जाने के लिए उसने क्या अरेंजमेंट किए थे? तो वैसे तो हमको पता है, एक बार और देखते हैं. It was time for the author to come back from Iraq. अभी इराक से वापस आने का टाइम आ चुका था. He dreaded the prospect of transporting Mitchell to England. He knew that the British Airlines would not fly animals, so he had to book a flight to Paris in another airline and another to London. अभी उसको क्या करना पड़ रहा था, क्योंकि उसको पता था जो ब्रिटिश एयरलाइंस हैं वो तो कभी भी फ्लाई नहीं करेंगी एनिमल्स को. तो ही बुक द फ्लाइट टू पेरिस और फिर अनदर फ्लाइट टू लंदन. पहले वो पेरिस जाएगा, फिर वहां से वो लंदन जाएगा. द ऑथर पुट मिचबेल इनटू द बॉक्स एन आवर बिफोर ही started for the airport so that Mitchell would become accustomed to it. Then the author went for a meal. When he returned, there was silence in the box. ठीक है, वही सारी चीजें हैं हमको पता है जो ऑलरेडी, कि बॉक्स के अंदर जब उसने उसको रखा और जब वो लंच के लिए गया वापस आया, उसको कंप्लीट साइलेंस मिला, और जो एयर होल्स थे उसमें से ब्लड आ रहा था. ठीक है, एंड व्हेन ही ओपन्ड दैट बॉक्स ही सॉ दैट मिचबेल इज आल्सो covered in blood. He found Mitchell troubled and covered with blood. Mitchell had torn the inner lining of the box. उसकी जो inner lining है बॉक्स की, उसने उसको फाड़ दिया था. It was just 10 minutes to the flight and the airport was 5 miles away. अब जाना तो था एयरपोर्ट, तो उसने उसको वापस बॉक्स में डाला और जल्दी जल्दी एयरपोर्ट के लिए निकल गया. ओके, so this was our chapter, Mitchell the author, and let's take our next chapter, The book that saved the earth. ठीक है, चलो समरी करें. It is 25th century. अभी this is a play. ठीक है, प्ले है एक, और 25th century में सेट है. ठीक है, तो हमारा जो प्ले है वो कब, कौन से टाइम पीरियड का है? फ्यूचर का है. ठीक है, 25th century चल रही है. The scene is set at the Museum of Ancient History. अभी उस टाइम का एंशियंट हिस्ट्री का म्यूजियम है. ठीक है, दैट मीन्स अभी जो हमारा टाइम है वो वहाँ का क्या एंशियंट हिस्ट्री बन चुका है. The department of the 20th century. 20th century का डिपार्टमेंट है वो, जो एक पूरा डिपार्टमेंट है जो 20th century को डिनोट कर रहा है, जो डिपिक्ट कर रहा है.
Historians tell the people that 20th century was called the era of the book. क्या बोला जाता था हिस्टोरियंस उस टाइम पे? अभी हमको पूरा प्ले, पूरा जो समरी है वो कैसे देखना है कि हम उस टाइम में हैं और अभी का जो टाइम है वो उनके लिए हिस्ट्री है, ठीक है? तो तब के हिस्टोरियंस जो है वो क्या बताते थे कि अभी का जो टाइम था वो कैसा था? एरा ऑफ बुक बोला जाता था. There were books on everything. They covered all aspects of life. She tells that Martians, people of Mars, decided to invade Earth in 2040. ठीक है, अब वो क्या बता रही है कि जो बुक्स थी वो हर टॉपिक पे थी, हर टॉपिक पे बुक्स लिखी हुई थी, ठीक है? और जो मार्शियंस थे, दैट मीन्स जो पीपल ऑफ मार्स, जो मार्स पे रहते हैं वो लोग थे, उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम अर्थ को इन्वेड करेंगे. कब? 2040 में उन्होंने ये चीज डिसाइड की. Everyone was surprised to know that it was a book that saved the earth. और everyone was surprised कि एक बुक थी जिसने अर्थ को बचा लिया था मार्शियंस से. She turns on the projector and shows how it all happened. अब वो प्रोजेक्टर चला देती है और वो दिखाती है कि ये सब चीज कैसे होती है. So the ruler of Mars, the mighty think tank. अब रूलर कौन है मार्स का? The mighty think tank है, ठीक है? Is a proud creature whose head is full of himself. अभी बहुत प्राउड है वो, अपने आप में बड़ा नार्सिसिस्टिक है और खूब उसको बहुत ज्यादा अपने आप पे प्राउड फील होता है. एंड ही इज सो फुल ऑफ हिमसेल्फ, खुद ही खुद के बारे में सोचता रहता है. ही थिंक्स ही इज द बेस्ट, इसीलिए देखो खुद के नाम के आगे उसने माइटी लगाया हुआ है. He calls Earth a ridiculous planet. He commands his trainee Noodle to call the space probe that is invading the Earth. अभी उसका he commands his trainee, अभी उसका ट्रेनी कौन है? नूडल है, ठीक है? तो नूडल को वो क्या बोलता है कि कॉल द स्पेस प्रोब, स्पेस प्रोब को कॉल करने के लिए बोलता है जो कि अर्थ को इन्वेड करने वाला है अभी, ठीक है? द स्पेस प्रोब फाइंड्स इटसेल्फ इन अ सेंट्रल पब्लिक लाइब्रेरी. अब वो प्रोब कहाँ जाके रुकता है? एक सेंट्रल पब्लिक लाइब्रेरी में जाके रुकता है. दे आर पजल्ड, दे आर नॉट फेमिलियर विद बुक्स. अब वो लोग तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि लाइब्रेरी में एंटर हो और इतनी सारी बुक्स देखी और उनको तो पता ही नहीं है बुक्स होती क्या है एक्चुअल में. They do not understand what those thousands of objects are. अब वो तो उनको तो नॉर्मल ऑब्जेक्ट जैसे लग रहा है तो उनको पता ही नहीं है ये क्या है. Sergeant Oop thinks that the books are hats, but think tank calls them sandwiches and orders the crew to eat them. अब जो सार्जेंट ऊप होता है उसको वो क्या बोलता है कि ये हैट है, इसको पहन लेते हैं. वो बुक्स के लिए क्या बोलता है कि ये तो हैट है, इसको पहन लेते हैं. बट जो थिंक टैंक होता है वो बोलता है नहीं, ये सैंडविचेस हैं. दे लुक लाइक सैंडविचेस, क्योंकि बुक कहीं ना कहीं सैंडविच जैसी लगती भी है. तो वो बोलते हैं नहीं ये सैंडविचेस हैं और वो क्रू को बोलता है तुम सब इसको खा लो. The wise noodle gently suggests that they may be devices of communication. अब जो नूडल होता है वो इनसे थोड़ा सा समझदार होता है. So he says that very gently he suggests. ये थिंक टैंक है, उससे ज्यादा बहस तो कर नहीं सकते, तो he very gently suggests कि भाई ये ना और कुछ सैंडविच है, हैट नहीं है, ये क्या है? ये डिवाइसेस है कम्युनिकेशन के. ये क्या कम्युनिकेट करने के लिए डिवाइसेस है. Think tank asks the probe team to listen to them. Think tank क्या बोलता है कि इनकी बात सुनो. They do not hear anything. Again, Noodle very politely suggests that Earthlings watch them. ठीक है? They cannot read the books and come to a conclusion that the printed lines and pictures must be some kind of quote. अब वो लोग बुक खोल के पढ़ने की कोशिश करते हैं उनको, क्योंकि पिक्चर्स और जो वर्ड्स लिखे होते हैं, लाइंस लिखी होती हैं, तो अब उनको समझ भी तो कुछ नहीं आता, तो आइडिया लगाते हैं कि किसी तरह का कोई सीक्रेट कोड है, कुछ लैंग्वेज है जिससे वो कम्युनिकेट करते हैं या कुछ तो है. ठीक है, तो वो फाइनली डिसाइड करते हैं कि ये क्या है, सम काइंड ऑफ कोड है. थिंक टैंक आस्क्स द प्रोब टीम टू ईट द विटामिन्स गिवन टू देम. थिंक टैंक क्या बोलता है प्रोब टीम को कि जो तुमको जो विटामिन्स दिए थे वो खाओ. They follow him and are able to read the book. The lines are about Mistress Mary and her garden of cockle shells and silver bells. Okay, so this वो कुछ vitamins देता है जिससे खाने के बाद they are able to read those books. ठीक है, तो जब वो पढ़ते हैं तो क्या पता चलता है उनको कि Mistress Mary and her garden of cockle shells and silver bells के बारे में वो बुक थी.
Think tank thinks that the earthlings were very advanced. They grew shells and silver. They had taught animal culture and music. He thought they were about to send cows for an invasion to the moon. अब जब वो पढ़ते हैं तो वो कहीं ना कहीं उसको मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं, ठीक है, उनको तो कुछ गलत ही समझ में आ जाता है, वो उसको ही समझ आता है कि अर्थलिंग तो बहुत एडवांस थे, इन्होंने तो काऊ को कहाँ भेज दिया, फॉर एन इन्वेजन ऑन द मून, मून पे इन्वेड करने के लिए काउस को भेज दिया है, और दे ग्रो शेल्स एंड सिल्वर, सिल्वर और शेल्स ग्रो करते हैं। तो he is further terrified when he is sent the picture of the fallen Humpty Dumpty. He thinks it is to be his picture. अभी जब भी वो Humpty Dumpty वाला जो हमारा पोम होता है, नर्सरी राइम है Humpty Dumpty sat on a wall, तो जब वो Humpty Dumpty का पिक्चर देखता है तो उसको क्या लगता है कि ये तो मेरी पिक्चर है, क्योंकि ही लुक्स लाइक Humpty Dumpty, जो Humpty Dumpty बनाया हुआ है ना, जो उसका कार्टून जो कैरेक्टर है, जो वो थिंक टैंक जैसा लगता है, तो उसको ये लगता है कि Humpty Dumpty मैं ही हूँ। He cancels the invasion. अब वो डर जाता है, उसको लगता है कि अर्थलिंग्स को तो ऑलरेडी पता है, हमारे बारे में सब कुछ पता है, मेरे बारे में सब कुछ पता है, तो वो कहता है इन्वेजन कैंसिल करो और वापस आ जाओ। He asks his probe to leave. He orders his fleet to escape to the star Alpha Centauri and evacuate Mars. He wants to be as far away possible from Earthling. अब वो अपना घर वर सब छोड़ के, मार्स पर छोड़ के चले जाता है, जितना दूर हो सके अर्थ से उतना दूर रहना चाहता है। The historian reveals that it was Mother Goose, a book of rhymes that saved the earth. अब से एक बुक थी, वो राइम की एक बुक थी, which was named Mother Goose, उसने पूरे अर्थ को बचा लिया। Anyway, Noodle succeeded think tank and became the head of Mars. Noodle क्या बन जाता है, think tank की जगह ले लेता है और हेड बन जाता है मार्स का। Mars and Earth were now friends. Earthlings had even set up a library in their capital, Marsopolis. Funnily, however, Martians could never gather the courage to read the Mother Goose book. तो अब वो अर्थ और मार्स दोस्त बन जाते हैं बिकॉज ऑफ नूडल, एंड अर्थलिंग्स क्या करते हैं, एक लाइब्रेरी भी उनको सेटअप करके देते हैं बहुत सारी बुक्स के साथ, बट स्टिल अभी भी जो मार्शियंस है उनको मदर गूस वाली बुक से तो इतना डर लगता है कि वो अभी तक उसे पढ़ नहीं पाते। ओके, सो दिस वाज द प्ले, द समरी। लेट्स डू द क्वेश्चंस। देयर आर डायलॉग्स। नूडल का डायलॉग्स है बाउइंग। ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, most powerful and intelligent creature in the whole universe, what are your orders? अब नूडल बेचारा इतना ज्यादा रेस्पेक्ट करता है उसकी कि वो देखो कैसे उससे बात कर रहा है, ओ ग्रेट माइटी थिंक टैंक एंड व्हाटएवर। थिंक टैंक रिप्लाई करता है पीविशली, यू लेफ्ट आउट पार्ट ऑफ माय सैल्यूटेशन अप्रेंटिस नूडल, गो ओवर द होल थिंग अगेन। वो कहता है कि तुमने मुझे रेस्पेक्ट करने में एक कुछ चीज छोड़ दी, चलो वापस से शुरू करो। That means he was instructed, Noodle was instructed to call him all these things. Okay, चलो who is Noodle? Noodle क्या है यहाँ पे? Noodle is the apprentice of think tank. यहाँ पे लिखा हुआ है कि apprentice Noodle, ठीक है? तो क्या है Noodle यहाँ पे? Apprentice of think tank. What does the extract reveal about think tank? क्या reveal करता है extract think tank के बारे में? That he is to be a vain and egoistic creature. बड़ा egoistic सा है, क्योंकि as you can see जब उसने इतना अपने बारे में वो दूसरों से बुलवा रहा है और फिर कह रहा है कि थोड़ी सी चीज छोड़ दी वापस शुरू करो, तो वो तो egoistic ही होगा। He is so full of himself. Find the word from the extract which means feeling or showing irritation. तो irritation ये जो word था हमारा peevishly, जब उसने कुछ वर्ड छोड़ दिया उसके सैल्यूटेशन में तो वो क्या हो गया, इरिटेट हो गया। तो peevishly is what? Irritated. What is the opposite of powerful? Powerful का opposite क्या होता है? Wise, weak, strong, cunning. तो as we know, powerful का opposite होता है weak. From which chapter has this extract been taken from? कहाँ से लिया गया ये chapter, ये extract कहाँ से लिया है? तो as we know, the book that saved the earth से ये हमारा extract है, ठीक है? Type B. Question number 1. How did a book change think tank's opinion about the earthlings? कैसे change हुआ earthlings के बारे में, जो think tank के जो opinion थे वो कैसे change हुए थे?
So this book is totally misunderstood by the Martians. The Martians thought that Earthlings were planning to invade Mars, so they cancelled their invasion of Earth and went back. Think Tank totally misunderstands the book. Phrases like shell, silver, garden gave him a false idea that Earthlings grew silvers and weapons. He starts thinking that Earthlings use a very advanced technology. जब वो book को पढ़ता है या उसको देखता है तो वो क्या गलत समझ लेता है कि Earthling तो इतने ज़्यादा एडवांस है कि वो तो वेपन्स ग्रो कर रहे हैं एंड दे ऑलरेडी नो अबाउट मी. वो हम्प्टी डम्प्टी वाले केस के साथ दे ऑलरेडी नो अबाउट मी, तो ही गेट्स स्केर्ड. Why do the space probe crew take vitamins? क्यों लेते हैं वो vitamins? क्योंकि we know that वो मदर गूस वाला book when they start reading तो उनसे पढ़ा नहीं जाता, वो पढ़ नहीं पाते, तो think tank instructs them क्या तुम ये vitamins ले लो, and after taking those vitamins they are able to read that particular book Mother Goose, and the lines were about Mistress Mary and her garden of cockle shells and silver bells. Type D. The play, The Book That Saved the Earth, conveys the message that misunderstanding of cultural differences between various races can cause confusion and conflict. Based on your reading of the play, write how much confusion and conflict can be checked so that peace and harmony is maintained. अभी misunderstanding cultural difference होता है तो misunderstanding confusion हो जाता है, ठीक है. तो हमको हमारी understanding के according एक आंसर लिखना है. So the confusion in the mind of think tank occurred due to the literal interpretation of the nursery rhyme book Mother Goose. असली confusion कब start होता है? When he is trying to read that book Mother Goose and he is not able to. To ensure that conflicts are checked so that peace and harmony are maintained, cultural differences should be sorted out by initially sending mature and wise people from one culture to the other to establish contact before deciding to wage war. अभी अगर think tank की जगह noodle वहाँ पे boss होता या head होता तो शायद इतना कुछ confusion होता ही नहीं, because when they were getting these ideas कि बुक क्या होंगी, कोई कह रहा है हैट है, कोई कह रहा है सैंडविच है, तब नूडल ने सबसे अच्छा गैस किया था that these are not book, these are not hats or sandwiches, these are means of communication, है ना, कुछ communicate करने के लिए है ये, ठीक है. तो सबसे अच्छा गैस तो उसी का था. तो अगर नूडल होता है तो शायद इतना कुछ confusion होता ही नहीं, ठीक है. तो first point is that कि अगर कोई mature और wise person जाएगा एक कल्चर से दूसरे कल्चर में, so शायद conflicts और confusion कम से कम होगा. Think tank had sent an initial probe, but the crew members of the probe were not sufficiently intelligent or mature to understand Earth's culture. That is why they literally interpreted the nursery rhyme and caused misunderstanding in the mind of think tank. अभी एग्जैक्टली उसको तो पता नहीं था ना उन लोगों को कि अर्थ का कल्चर क्या है, तो उन्होंने क्या किया, वो राइमिंग बुक को लिटरली ट्रांसलेट कर दिया कि वो तो सिल्वर उगाते हैं और शेल्स उगाते हैं, ठीक है. तो उनको क्या लगा कि ये तो वेपन्स उगा रहे हैं, यहाँ पे वेपन्स ग्रो कर रहे हैं, ठीक है. He even called the books sandwiches and ordered probe to eat them, and when Noodle wisely said that it might be the medium of communication, he asked them to listen them. तो उसने जब बोला कि मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन हो सकते हैं तो उसको बोला कि इसको सुनो तुम लोग, मतलब इसको सुनने की कोशिश करो, क्या पता है इसमें से कुछ आवाज आए. This shows that Martians were not aware of Earthlings' culture, which made them puzzled and frightened. इस सब से क्या पता चलता है कि Earthlings जो Martians थे वो बिल्कुल भी Earthlings के culture से familiar नहीं थे. Only by spreading awareness and peace one can think of checking these kind of conflicts between various races. They have to respect other and their culture as well to behave like friends. So every culture should respect each other, one another, and every culture has its own different rules, different regulations. सबका अपना अपना होता है, but it's very important for one culture to understand another culture, right? Okay,
लेट्स डू फॉग नाउ. ठीक है, 2 चैप्टर्स हमने कर लिया, समरी कर लिया, क्वेश्चन आंसर्स कर लिए. फॉग वेरी शॉर्ट पोम, बहुत बहुत छोटी सी पोम है. ठीक है, कार्ल सैंडबर्ग ने लिखी है, राइटर्स कार्ल सैंडबर्ग. सो लेट्स डू द समरी फर्स्ट. Carl Sandburg was a well-known American editor and poet. He has won 3 Pulitzer Prizes. Most of his poems were about the Chicago city where he lived. So most of his poems, Chicago जहाँ पे वो रहते थे उनके बारे में लिखी है. Among his many collections of poems, The Fog is the shortest poem. As I told you, बहुत छोटी सी poem है. ठीक है. But still this poem has strong reflections about nature. This poem does have a deeper and strong meaning. In first 2 lines of the poem are simply describing how fog comes. So first 2 lines में तो सिर्फ simply यही describe किया जाता है कि fog कैसे आती है. ठीक है, कैसे वो arrive करती है. Fogs are visible in cold areas or in mountains or forests, but in this poem the poet describes fog which is happening in the cities and harbors. इस poem में जो fog को बताया गया है, that is happening in the cities and the harbor area में जो हो रही है. He gave a wonderful comparison between a fog and a cat. अब वो fog और cat के बीच में comparison कर रहा है. बहुत बहुत amazing comparison है fog और cat के बीच में. When a cat comes around us, mostly it is coming so slowly that hardly anyone is getting noticed. अब दोनों को कंपेयर कैसे किया है कि when a cat comes, हमें पता भी नहीं चलता है. She is so soft, उसकी जो paws होते हैं वो इतने soft होते हैं कि when she walks, तो cat जब walk करती है तो पता ही नहीं चलता है that a cat is arriving. ठीक है, the same is the case with the fog and its arrival. It just comes in and engulfs the entire place. ऐसे ही fog के साथ होता है. It comes और हमें पता भी नहीं चलता है fog कब आ गई और पूरे एरिया को कवर कर लेती है वो. It stays on for some time, creating trouble for anyone in between. थोड़ी देर के लिए रहती है fog, ज़्यादा देर के लिए नहीं रहती है, but जितनी देर रहती है वो इतना ज़्यादा trouble create कर देती है. It's so hard to see when there is fog, right? But still stays as though it is not aware of the happenings around it. लेकिन फिर भी वैसी ही रहती है जैसे तो उसे पता ही नहीं हो आसपास क्या हो रहा है. Then the poet says that it just comes, sits at the harbor and looks at the city. आती है वहाँ पे harbor पे बैठती है and it looks at the city. It's looking कि वो city में क्या हो रहा है, just sitting quietly there looking. It is at the silent haunches and then finally moves on. Silent haunches पे बैठती है. Haunches is what? जैसे cats बैठती है ना अपने पैरों को fold करके, right? तो वैसे वो बैठती है and then finally moves on. और वहाँ पे बैठ के देख के and when she is done, the finally moves on. Here the poet describes the happening once the fog has arrived. Fog as such do not cause any harm because it is very silent. And the onset it is slow too. But when a fog is around, especially in the city, many accidents may occur. वैसे तो fog, it's not very harmful. But when it's in the city, it causes a lot of accidents because you're not able to see properly because of the fog. Thus, due to fog, people cannot see properly anything in between them while driving on the road. Hence, sometimes fog may be very harmful to human life too. कई बार होता है that fog becomes harmful for our life because accidents happen because of that. Therefore, fog comes in similar to a small and silent kitten, and it sits and watches the beauty while it covers the whole city. At last, the poet is saying that as a small child gets bored playing the same game and hence moves on to the next. Similarly, the fog does not stay in one place for a long time. Therefore, after some time, the fog also moves on, and fog does not stay longer at any one place. किसी भी एक place पे ज़्यादा देर तक वो नहीं रहती है. Okay, so there is no rhyme scheme. It's written in free verse. And let's do the poetic devices. Metaphor का use हुआ है, बहुत easy है metaphor, तो understand कर सकते हैं. The poet has compared the fog to a cat. Enjambment
जब लाइंस कंटिन्यू थी विदाउट एनी पॉज पंक्चुएशन मार्क, नेक्स्ट लाइन में जब कंटिन्यू हो जाती है. पर्सोनिफिकेशन कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, किसके लिए यूज हुआ है ये? फॉग के लिए यूज हुआ है. ठीक है, तो मेटाफर भी है और क्या भी है? पर्सोनिफिकेशन भी है. एनालॉजी, इट इज द कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स, दो चीजों के बीच में कंपैरिजन on the basis of the structure for the purpose of classification. क्लासिफिकेशन करने के पर्पस से दो चीजों के बीच में हम कंपैरिजन जब करते हैं तो एनालॉजी कहते हैं उसे. The poet has used the analogy to show us the connection between fog and cat. fog और cat के बीच में connection show करने के लिए analogy का use हुआ है. Imagery. The poet has given us the visual description of the fog in the entire poem. Imagery है. As we read the poem, there is this mental vision, एक vision create होता है हमारे brain में, right? Mental एक image create हो जाती है. That is what you call imagery. Okay? इतनी सी poem है बस, बहुत छोटी सी poem है. ठीक है, तो पूरा extract में हम उसी को ले लेते हैं. The fog comes on little cat feet. It sits looking over harbor and city on silent haunches and then moves on. इतनी सी poem है बस. ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर्स लेते हैं हम इसके. What does it refer to? It क्या है यहाँ पे? It क्या है? It fog है obviously, क्योंकि कंपैरिजन तो कैट से कर ही दिया है, तो इट क्या है? फॉग. What is meant by little cat feet? कैट फीट का, लिटिल कैट फीट का मतलब क्या है? कि वो इतना साइलेंटली, इतना केयरफुली आती है जैसे कोई कैट आती है. फॉग कैसे आती है? इतना साइलेंटली आती है कि जैसे कैट आती है वैसे. तो लिटिल कैट फीट का मतलब क्या है यहाँ पे? जैसे कैट आती है उसी वे में फॉग भी आती है. हाउ इज मेटाफर यूज्ड इन दिस स्टैंजा? In this stanza, metaphor is used showing the cat's character to referring to fog. What is harbor? Harbor क्या है? जहाँ पे ships load होती हैं और अनलोड करता है गुड्स को, वो हार्बर कहलाता है. वी नो ऑल दैट. इन द पोएम फॉग इज रिप्रेजेंटेड एज अ क्रीचर, डिजास्टर, अ हार्बर, अ सीजन. अ क्रीचर ऑब्वियसली पढ़ लिया हमने, कैट. ओके, टाइप बी. डिस्क्राइब द इमेज ऑफ द फॉग दैट पोएट इज टॉकिंग अबाउट इन द पोएम फॉग. So the poet looks at fog and compares it to a living creature. Living creature कौन है हमारे यहाँ पे? Cat. The fog moves like a cat on its feet and sits on haunches like a cat. So basically हमको fog को cat से compare करना है. ठीक है? A cat generally cannot sit and relax in one place. The fog is also a temporary visitor to earth. Fog gathers slowly for a little time and vanishes. फॉग क्या होता है? थोड़ी देर के लिए. जैसे कैट है वो भी ज्यादा देर तक एक जगह पे नहीं रह सकती है. इट सिट्स एंड देन इट मूव्स ऑन. वैसे ही फॉग क्या होता है? वो थोड़ी देर वहां पे रहती है और फिर वो डिसअपियर हो जाती है. व्हाट डज द पोएट वांट टू कन्वे थ्रू द पोएम फॉग? पोएम, इस पोएम के थ्रू वो क्या कन्वे करना चाहता है पोएट? सो द पोएट कार्ल सैंडबर्ग takes pleasure in nature. He states that when difficulties are faced by people, they become hopeless and shattered. It takes a lot of courage to overcome any problem and to solve it. The poet has compared difficulties to fog. He states that as fog comes and goes, in the same manner difficulties come and go. We should not lose hope and should be aware enough, brave enough to face problems. Rather, find solutions as difficulties will soon disappear and leave soon. We should be brave. Okay? जैसे fog है वो थोड़ी देर के लिए वहाँ होती है and then it disappears. वैसे हमारी लाइफ में बहुत सारी difficulties आती हैं. ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि वो हमेशा के लिए रह जाएंगी वहाँ पे. वो भी लाइफ से कभी ना कभी चली जाएंगी. सारी difficulties वैसी तो रह नहीं जाती हैं. ठीक है, so we should be brave enough. We should be brave and we should face those difficulties with courage. Okay? ताकि वो जब चली जाए तो we can move on with our lives. All right? Okay, last question. Type D. What metaphor has the poet used in the poem Fog? Do you think it is appropriate? तो metaphor क्या use किया है poem में? In the poem Fog, Carl Sandburg has metaphorically compared the fog to a cat.
अभी तक शुरू से एंड तक हम लोग यही पढ़ते आ रहे हैं कि फॉग को कैट से कंपेयर किया है, यही मेटाफर है. The first strange thing about the metaphor is the comparison of a phenomenon with a living animal. एक phenomenon है, क्या phenomenon है? Fog का phenomenon है. किससे compare किया है उसको? Living animal से compare किया है, ठीक है? तो सबसे strange चीज तो पहली यही है. Perhaps the poet wants to emphasize the silent nature and mysterious way of the fog, so he has compared the fog to a cat. अभी जो fog होता है it's bit mysterious, बहुत silent होता है. हॉरर मूवीज जब हम देखते हैं तो उसमें भी कितना नाइट का टाइम होता है, जब भी हॉरर मूवीज में तो फॉग ही फॉग हो जाता है, तो उसका नेचर ही ऐसा है, ठीक है. और कैट को भी हम देखते हैं तो कैट का भी कहीं ना कहीं नेचर ऐसा ही है. तो कंपैरिजन जो हुआ है वो बहुत अप्रोप्रिएट है. सो ऑल्सो इज द फॉग, its presence is apparent. Its silence is very much like that of a cat moving on its little feet. Then the fog stays in its place looking over the harbor and city, which creates a hazy atmosphere all around. उसके बाद जैसे fog आती है, fog का जो arrival है, it's very similar to arrival of a cat. दोनों के आने का पता नहीं चलता है, ठीक है. दोनों एकदम सेम तरीके से आते हैं. ये कैट भी आती है धीरे धीरे धीरे, फॉग भी आती है एकदम धीरे धीरे, और वेरी साइलेंटली दे बोथ कम एंड दे वैनिश ऑल्सो. बहुत जल्दी दे बोथ वैनिश, ठीक है. तो दोनों चीजों का हमें पता नहीं चलता है. द वे इट सिट्स इज वेरी मच लाइक अ कैट सिटिंग ऑन इट्स haunches, looking here and there before it makes a move. There is as if the fog remains a silent spectator of the happenings of the city. Fog जैसे harbor पे है and it's looking at the city, so it looks like it's silently looking at the city, और वो उसको observe कर रही है, बहुत शांति से बैठ के वहाँ उसको observe कर रही है city को. Whatever the purpose may be, both the fog as well as a cat makes their impression and make their presence felt. The comparison of the fog to a cat seems very appropriate because reading the poem one feels that truly the fog approaches slithily just like a cat, because cat की तरह ही fog का भी arrival है and the comparison is appropriate. Okay, so we covered 2 chapters and 1 poem in the video. I hope you understood it. Thank you.